हाँ जी, तो अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका होस्ट एजाज़ अली मोहसिन और आज हम मौजूद हैं नासर स्कूल के अंदर, नासर स्कूल की पहली पॉडकास्ट के साथ। और इट्स अ वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी कि नासर स्कूल ने मुझे मौका दिया ये पहली पॉडकास्ट होस्ट करने के लिए। पॉडकास्ट करने का मकसद हमारे अलमनाई को रिकग्नाइज़ करने के लिए और उनकी अचीवमेंट को हाईलाइट करने के लिए। आज हम आपको मिलवाएंगे बहुत ही मशहूर गेस्ट, बहुत ही मशहूर शख्सियत, मीडिया इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम, जिन्होंने टीचिंग भी करी, ट्यूशन्स भी पढ़ाए और ख़ुद यहाँ से पढ़ाई भी करी, विद अ वेरी रिनाउंड पर्सनैलिटी, मिस्टर सैफ़ी हसन साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? वेलकम बैक टू नासर स्कूल सर। थैंक यू वेरी मच। कैसा फील कर रहे हैं सर नासर स्कूल में वापस आके? हमेशा अच्छा लगता है अपने अल्मा मैटर में आके, आपको एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग होती है। तो सर थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कि आपने यहाँ से ही पढ़ा 1988 का, अगर मैं गलत ना हूँ तो आपका बैच था यहाँ पे मैट्रिकुलेशन का। उसके बाद आपने 1991 के अंदर यहाँ पे खुद पढ़ाना स्टार्ट किया, 97 तक आपने यहाँ पे पढ़ाया। तो कैसा वो आपका दौर गुजरा एज अ टीचर, स्टूडेंट के बाद एज अ टीचर यहाँ पे आके? कैसी फीलिंग थी वो? यार मैं इंटर के बाद छुट्टियाँ थी, उस ज़माने में इंटर के बाद काफ़ी लंबी छुट्टी हुआ करती थी कॉलेज में एडमिशन से पहले। मेरे एक रिश्तेदार का एडमिशन कराने के लिए यहाँ पे लेके आया था। जब मैं लेके आया तो यहाँ पे मेरा ही एक क्लास फेलो था हसन, वो यहाँ पढ़ा रहा था और उसका अमेरिका का वीज़ा आ गया था, उसको पढ़ने के लिए अमेरिका जाना था। तो उसने मुझसे कहा यार मैं जाना चाह रहा हूँ, मुझे कोई सब्स्टिट्यूट टीचर चाहिए यहाँ पे, तो अगर तुम फ्री हो, अभी 1 साल 6-8 महीने रह गए थे, तो तुम ज्वाइन कर लो। मुझे भी बड़ा अच्छा लगा, उसी स्टाफ रूम में बैठने मिलेगा। मतलब आप एक प्लान के साथ नहीं आए थे, बस इत्तेफाकन एक प्लान बन गया? इत्तेफाकन। मैं तो एक अपने बाद में मेरा साला बन गया वो। अच्छा, माशाल्लाह। जिसका एडमिशन कराने आया था। अच्छा। वो बस एक मरतबा इंटरव्यू लिया। मिसेस नुसरत जैदी होती यहाँ पे, अब तो कनाडा में, वो यहाँ पे प्राइमरी बिल्कुल मॉर्निंग की हेड थी। तो उन्होंने मेरा एक इंटरव्यू किया। वैसे मुझे जानती थी वो, जी एज अ स्टूडेंट भी मैं ज़रा। ठीक है, तो क्या अल्फाज कहना चाहेंगे नासरा के लिए, नासरा स्कूल के लिए, यहाँ की टीचर्स के लिए? मुझे तो जो कुछ मिला इसी स्कूल से मिला। मैंने मैट्रिक भी इसी स्कूल से किया, फिर पहली जॉब भी इसी स्कूल में की, फिर जो पहली थिएटर अपॉर्चुनिटी थी वो भी इसी स्कूल से मिली। तो मेरे लिए तो नासरा स्कूल हमेशा से एक अपॉर्चुनिटीज़ का मंबा रहा है। हाँ, ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आप यहाँ पे किस तरीके, स्टूडेंट कैसे थे आप, पढ़ाई में कैसे थे आप? यार पढ़ाई में तो मैं एवरेज था। अच्छा। लेकिन मैं बाकी दूसरी जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ थी, जिसमें एलोक्यूशन था, डिबेट्स थी, ड्रामा कंपटीशन थे, इसमें बहुत आगे था। हमें ये भी पता चला कि पहले आप ट्यूशन भी पढ़ाया करते थे अपनी, जब आप स्टडी कर रहे थे 9th और मैट्रिक के अंदर? मैं बिल्कुल क्लास 9th में था जब से मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था। मोहल्ले के 1-2 बच्चे मेरे पास पढ़ने आते थे। तो वो असल में दौर ऐसा था हमारा अपना पर्सनली भी, कि आपको पैसों की ज़रूरत होती थी बाहर। बिल्कुल। और हमारे वालिदैन को इतने वेल ऑफ नहीं थे कि वो हमें खुले पैसे दे सकें। आमतौर पे तो मुझे पैसे मांगते हुए शर्म आती थी। वही अपनी पॉकेट मनी के लिए कि बंदा। के लिए मैंने ट्यूशन 9th क्लास से पढ़ाना शुरू कर दिया था। फिर उसके बाद जब नासर स्कूल आया तो फिर यहाँ पे कुछ अर्से में मुझे काफ़ी सारे ट्यूशन मिल गए। तो इस पूरे इलाके में, सोल्जर बाज़ार के आसपास के इलाके में मैं स्कूल आता था। स्कूल के बाद 12:30-1 बजे छुट्टी हो जाती थी। 1 घंटा, ज़ाहिर बच्चे भी घर जाते थे, तो 1 घंटा हम यहीं स्कूल में बैठा करते थे, लंच वंच यहीं करते थे। फिर उसके बाद मैं पढ़ाने निकल जाता था, रात 10 बजे तक पढ़ाता था। अच्छा, मतलब सुबह 7 से निकल जाते और रात को 10-11 बजे वापसी हो रही है आपकी। तो आप किस तरीके के प्रोफेसर थे? सख्त थे, स्ट्रिक्ट थे, या नॉर्मल जॉली? मैं स्कूल में तो स्ट्रिक्ट था। घरों में तो ज़ाहिर है जाके आप पढ़ाते हैं, उसमें अंदर आपको स्ट्रिक्टनेस का कोई ज़्यादा मौका नहीं मिलता। स्कूल में स्ट्रिक्ट टीचर मशहूर था। स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि भाई मैथ्स का जब भी पीरियड हो जाए तो एकदम डर लगने लगता है, यार अभी मैथ्स के सर आएंगे, अल्लाह करे आज छुट्टी कर लें। मेरे साथ ऐसा नहीं था। मेरे साथ आमतौर पर बच्चों का ताल्लुक दोस्ताना था। एक तो बहुत बड़ा फ़र्क नहीं था, मतलब मैं इंटर करने के बाद आ गया था। सही। अच्छा, तो वो एज गैप इतना ज़्यादा था नहीं था, वो दोस्ताना वाला माहौल। 8 और 9 क्लास में पढ़ा था। मैं 9th क्लास में जनरल साइंस, जनरल मैथमेटिक्स। अच्छा। तो उनको मैथ्स पढ़ाता था और जनरल साइंस पढ़ाता था। 8 मतलब काफ़ी अच्छा। इतना बड़ा फ़र्क नहीं था, 4-5 साल छोटे थे बच्चे मुझसे।
और जैसा कि आपने जिक्र किया कि यहाँ पे आपने डिबेट कंपटीशन और बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर भी आपने हिस्सा लिया, तो कौन सा ऐसा पार्ट लगा आपको जहाँ पे कि यार मुझे, आपको ऐसा फील हुआ कि यार मुझे एक्टिंग करनी चाहिए या मुझे इसमें इंटरेस्ट फील आ रहा है, तो वहाँ से बिल्कुल कम्प्लीटली आपकी फील्ड चेंज हो गई और आज आप अल्हम्दुलिल्लाह मीडिया इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है? मैं यहाँ पे जब पढ़ा रहा था उस ज़माने में हमारे कलीग थे खुर्रम अली शफीक साहब, वो राइटर हैं, अभी भी राइटर हैं, बड़ी किताबें लिखी हैं उन्होंने, और वो उस ज़माने में यहाँ पे पढ़ाया करते थे। वो मुझे एक दिन ले गए, वो एक ड्रामा लिख रहे थे खालिद अहमद साहब के लिए, जो कि एक थिएटर ग्रुप चलाते थे, शीमा किरमानी और खालिद अहमद मिलके, इसका नाम था तहरीक निस्वां। तो एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि यार तुम इतने ड्रामे वगैरह करते हो। उस ज़माने में जब मैं स्कूल में ज्वाइन कर लिया था एज ए टीचर, तो भी जो यहाँ पे फंक्शन होते थे उसके अंदर मैं ज़रा आगे आगे, मुझे शौक़ था बचपन से, तो मैं आगे आगे रहता था। उन्होंने कहा तुम्हारे अंदर एक है ये चीज़, तुम चलो तुम थिएटर करो। तो मैं उनके साथ थिएटर करने गया, 96 की बात है। 96 उस वक्त आप पढ़ा भी रहते हैं यहाँ पे? तो अच्छा, सही। तो बस वो जाना मेरा जो है वो अल्लाह मियां ने ऐसा हाथ पकड़ा, उसके बाद बस वो ये ना, कोई एक लाइफ में ऐसा ब्रेक थ्रू मिल जाए और अल्लाह बस कहाँ से किसका किस वक्त हाथ पकड़ ले, वो इंसान को खुद भी नहीं पता होता। तो बेसिकली नासरा की अगर बात की जाए तो आपने कितना अर्सा नासरा के अंदर गुजारा, मतलब प्री प्राइमरी से लेकर मैट्रिक आपने पूरा किया या? मैंने क्लास 1 से क्लास 8 तक BVS स्कूल से पढ़ा है। अच्छा। और 9th क्लास में मुझे वहाँ पे जनरल ग्रुप में मेरे नंबर इतने अच्छे नहीं आए थे, तो मुझे साइंस नहीं मिली। के दौर में मैं अपने बच्चों को कभी फोर्स नहीं किया, लेकिन मेरे माँ बाप ने पता नहीं क्यों चाहते थे कि मैं साइंस, उस ज़माने में जब हम लोग बड़े हो रहे थे तो बस साइंस में पढ़ना आपके लिए एक बड़ी अच्छी बात होती थी, और आर्ट्स तो मतलब वो ऐसे ही बिल्कुल डी ग्रेड उसको समझा था कि अगर बच्चा अच्छा नहीं है पढ़ाई में तो उसको जनरल ग्रुप में डाल दिया जाए। हालांकि वो थ्योरी सही नहीं थी। हाँ, बिल्कुल सही नहीं थी। आपका एप्टीट्यूड देखना चाहिए। मेरा एप्टीट्यूड आर्ट्स की तरफ ही था, लेकिन मुझे मेरे वालिदैन ने साइंस ना मिलने की वजह से। ये भी एक बहुत बड़ी लंबी डिस्कशन और डिबेट है कि काउंसलिंग और गाइडेंस बच्चों की बहुत इंपॉर्टेंट है एट दी एज, जब वो एप्टीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो एक्चुअली दुनिया में करना क्या चाहते हैं। आपका दिमाग साइंस वाला है या आर्ट्स वाला है। नासरा के अंदर कौन से ऐसे टीचर्स या कौन से ऐसे आपको मेंटोर्स मिले जिन्होंने आपको बहुत बेहतर गाइड किया है, बेहतर काउंसिल किया है कि यार इस चीज़ में तुम्हारा इंटरेस्ट है, तुम इसके अंदर जाओ, या ये तुम कर सकते हो, या किस तरीके से उन्होंने आपको मोटिवेट किया? एक नाम तो खुर्रम अली शफीक साहब का ही है, जिन्होंने मुझे न सिर्फ मोटिवेट किया बल्कि राह भी दिखाई, और ख़ुद बल्कि मुझे लेकर गए वहाँ तक। तो खुर्रम शफीक साहब को ही मैं इस मामले में अपना मेंटोर मानता हूँ। लेकिन उसके बाद तो फिर ज़िंदगी में आप एक मरतबा बाहर निकलते हैं और थिएटर की दुनिया में गए, तो खालिद अहमद साहब थे, शीमा किरमानी खुद थी, फिर उसके बाद इन लोगों के पास जो हमारा तहरीक निस्वां थिएटर ग्रुप था, उसका एक ख़ास बात ये थी कि वो लोग बैरून मुल्क से बड़े डायरेक्टर्स को ला के और यहाँ पे काम करवाए थे। तो मैंने एक बंगाली डायरेक्टर थे जमील अहमद साहब, उनके साथ बहुत काम किया। वेरी फाइन पर्सनालिटी, ढाका यूनिवर्सिटी के पता नहीं उस ज़माने में थे, अब वो हैं या नहीं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे थिएटर के, उनके साथ काम किया। रति थी एक, दिल्ली से आई थी, उनके साथ काम किया। तो मैंने जब इस तरह का मेरा इंटरनेशनल एक्सपोजर हुआ, तो उससे फिर मेरे अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप हुआ कि नहीं यार ये मैं कर सकता हूँ और यही अब मेरी फील्ड है, इसी को परस्यू करना चाहिए। तो सर अगर उसकी बात की जाए कि जैसे पुराने वक्तों में और अभी भी बहुत से घरानों में ऐसा होता है कि नहीं यार ये शोबिज़ की इंडस्ट्री में जा रहे हो, क्या होगा, पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई पे फोकस करो, तो उस वक्त आपके वालिदैन ने कुछ डांटा नहीं या मना नहीं किया कि क्या कर रहे हो, पढ़ाई छोड़ रहे हो, उस तरीके से? देखो, एक उर्दू की मिसाल है कि पूत के पाँव पालने में नजर आया। बिल्कुल ऐसे ही। तो उनको, मेरे वालिदैन को अच्छी तरह अंदाजा था कि पढ़ाई में तो ये कुछ बहुत आगे जाने वाला है नहीं। सही। लेकिन उनको मेरा ये इंटरेस्ट, बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ अपने वालिदैन का कि बाय द टाइम मैंने ग्रेजुएशन किया और मैं थिएटर करता था, मैं दिन में यहाँ पे काम करता था, उसके बाद ट्यूशन पढ़ाता था, फिर थिएटर का सिलसिला शुरू हो गया 96 में। तो 96 के बाद फिर मैं यहाँ काम करता था, ट्यूशन पढ़ाता था, 5 बजे फिर हमारी रिहर्सल होती थी डिफेंस में। और देखा जाए तो थिएटर इज़ मोस्ट डिफ़िकल्ट दैन एनी ड्रामा रिकॉर्डिंग, क्योंकि थिएटर में तो आपको सब चीज़ें लाइव परफॉर्म करनी हो रही होती है। हाँ, लेकिन वो इतनी बार रिहर्स होता है कि वो डिफ़िकल्ट नहीं होता। इट्स वेरी इंजॉयबल एक्सपीरियंस। अगर आप थिएटर करते हैं और आपके अंदर थिएटर का शौक़ है, तो वो मज़ा आपको कभी टीवी या फिल्म की एक्टिंग में नहीं आता।
जो सही। थिएटर में आता है। जो थिएटर की रिहर्सल का एक प्रोसेस होता है, जिस तरह आप इवॉल्व करते हैं पूरा प्ले को, आप स्क्रिप्ट से लेके और फाइनल परफॉर्मेंस तक, वो 6-8 महीने का तो आपने मीडिया के हवाले से भी कुछ कोर्सेज वगैरह किए हैं या कोई आपने डिग्री इसके अंदर हासिल की? उसमें भी मैं खुशकिस्मत रहा। 1997 में एक UNDP का एक प्रोग्राम था, इट वाज कॉल्ड पोर्ट्रेयल ऑफ वुमेन इन मीडिया। उस वक्त तो UNDP ने एक फंडेड हमें एक कोर्स कराया, एक 3 महीने का क्रैश कोर्स PTV एकेडमी इस्लामाबाद में वहीं रखते हुए, और उससे मैंने सबसे ज़्यादा टेलीविज़न के बारे में सीखा। उसमें मुझे असातिज़ा बहुत अच्छे मिले जो TV के, पाकिस्तान टेलीविज़न के बानी थे, अल्लाह उन्हें गनी की रहमत करे, असलम अज़हर साहब, उन्होंने हमें पढ़ाया। मुन्नू भाई एक बड़े मशहूर राइटर अपने दौर के, वन ऑफ द बेस्ट राइटर्स, उनसे हमने सीखा। शीरीन पाशा थी जिन्होंने डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग सिखाई। बख्तियार अहमद साहब थे, उन्होंने हमें 3 कैमरा शूटिंग सिखाई। तो वो जो एक मेरा एक्सपोजर था PTV एकेडमी में, उसने ज़िंदगी में मुझे बहुत हेल्प भी करी और बहुत ज़्यादा ग्रूमिंग भी उससे हासिल हुई, टेक्निकलिटीज़ भी बहुत सारी उससे आपको चीज़ों की पता चली। और मैं एक और चीज़ भी आपको बताना चाहूँगा कि बहुत ही हमारे मशहूर ज़माना जो ड्रामा अभी गुजरे हैं, जिसमें ऐदे वफ़ा, संगे मरमर, संगे माँ, और ये मुख्तलिफ जितने भी मशहूर ड्रामा अभी गुजर चुके हैं, ये इसी को डायरेक्ट किया है सर सैफ़ी हसन साहब ने। तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन सर, इतने आप। अच्छा, बेसिकली सर अगर हम एजुकेशन की बात करें, जो एक बड़ा रेलेवेंट टॉपिक भी है, क्योंकि हम एक स्कूल के अंदर बैठे हुए हैं और स्कूल की तरफ से एक पॉडकास्ट जारी है, और हमारा मेन मकसद भी यही है कि एजुकेशन को प्रमोट करना, एजुकेशन को आम करना, ठीक है, बच्चों की गाइडेंस करना, बच्चों की काउंसलिंग करना। तो मेन चीज़ ये है कि तालीम कितनी ज़रूरी है एक बच्चे के लिए, और एक नए नस्ल और जो जितने भी हमारे नए नौजवान आ रहे हैं, तो तालीम की क्या अहमियत है सर आपकी नज़र में? आप जिस स्कूल में बैठे हैं, इसकी जो फाउंडर मेंबर थी नासरा वज़ीर अली, मैंने उनके साथ काम करके मुझे अंदाज़ा हुआ कि एजुकेशन कितनी इम्पोर्टेंट है, और एजुकेशन देने के लिए ख़ुद नासरा वज़ीर अली क्या कुछ कर रही थी। उनका डेडिकेशन जब मैंने देखा कि वो अपनी उस उम्र में, मतलब मैं उनको मिला हूँ तो वो अच्छी खासी उम्र रसीदा खातून थी, लेकिन मजाल है कि कभी मैंने उनको सुस्त देखा हो या काम टालते हुए देखा हो। सुबह उठ के वो बावजूद इसके इतनी बड़ी फैमिली से थी, उनके सारे बच्चे बड़े सेटल थे, वो स्कूल में एक अपार्टमेंट में रहती थी। बिल्कुल ऐसे पुरानी सुजुकी मरगला उनके पास थी, मतलब कोई किसी तरह से वो कोई लेविश लाइफ स्टाइल उनका था ही नहीं। एक ही मकसद था बस तालीम को, बच्चों को तालीम देना। और मुझे ये भी अच्छी तरह याद है कि उस ज़माने में भी महंगाई शुरू हो गई थी, और बहुत लोग उनसे कहा करते थे कि फ़ीस बढ़ाएं, वो कहते थे नहीं, फ़ीस नहीं बढ़नी चाहिए। वो उन्होंने जिस डेडिकेशन से इस नासरा स्कूल में, बल्कि सारे नासरा स्कूल में बच्चों को तालीम दी है, मैं समझता हूँ उसके बाद मेरा कहना कुछ माने ही नहीं रखता। कौन सी उम्र से या कौन सी क्लास से बच्चों की काउंसलिंग या गाइडेंस स्टार्ट कर देनी चाहिए, बेसिक स्कूल्स लेवल्स के ऊपर से अगर हम बात करें? स्कूल की गाइडेंस हर लेवल पे होनी चाहिए। आपको एक्चुअली तो गाइडेंस, पहली गाइडेंस तो पेरेंट्स को घर में शुरू कर देनी चाहिए। बच्चे का एप्टीट्यूड जो हम अगर आप अपने बच्चे को ऑब्जर्व करें तो आपको बहुत जल्दी अंदाज़ा हो जाता है कि बच्चा किन चीज़ों में ज़्यादा था, कि मुझे कब से शुरू करना है, कब एक्टिंग करनी है। ये ऐसा कोई दौर नहीं था मेरे साथ, बस अल्लाह मियाँ ने अपॉर्चुनिटीज़ मुझे देता गया और मैं आगे बढ़ता गया। मैंने जब थिएटर किया, और थिएटर ही करता था मैं, स्कूल में पढ़ाता था, यही नासरा स्कूल में पढ़ाता था, और शाम में थिएटर किया करता था, बीच में ट्यूशन पढ़ाया करता था, क्योंकि हम रहते थे नॉर्थ नाज़ाबाद में, और एक मरतबा शहर आ जाते थे तो फिर शहर के अंदर सारे काम निपटा के एक ही दफ़ा रात में मेरा ऑफिस में 7 बजे निकलता था और रात 10 बजे घर जाया करता था। बड़ी स्ट्रगल की, बड़ी मेहनत की, लेकिन अल्लाह का शुक्र है उसका हमेशा फल भी अल्लाह में देता रहा। सही है। तो वो उसी दौरान कभी किसी वक्त थिएटर से एक ये UNDP की जो मैंने बताया आपको ट्रेनिंग थी, पोर्ट्रेयल ऑफ वुमेन इन मीडिया के हवाले से प्रोजेक्ट था उनका, वो भी तहरीक निस्वा की वजह से मुझे मिल गया, और मैं फिर एक मरतबा वहाँ चला गया। तो फिर 97 के बाद फिर मैं वापस आया, तो फिर मैं इतने चैनल्स खुलने लगे थे यहाँ पे, अभी खुले भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपना प्री काम शुरू कर दिया था। अच्छा। तो फिर मुझे बहुत से ऑप्शन मिल गया, फिर मैं एडिटर बन गया। पहले मैं कैमरामैन बना,
सही मैंने 1-2 साल तक कैमरा किया, वो सब सीख के आए थे हम वहाँ से। सही। उसमें थोड़ा सा ज़रा मुझे फिज़िकल ज़्यादा ट्रेनिंग हुई मेरी फ्रेमिंग के हिसाब से और लाइटिंग के हिसाब से। फिर उसके बाद में मुझे लोगों ने समझाया कि असल जो काम है वो एडिटिंग तदवीन का जो काम होता है, जब आप शॉर्ट्स जोड़ के कोई कहानी सुनाते हैं। तो वो फिर मैंने 8 साल तक एडिटिंग की। सुल्ताना सिद्दीकी के यहाँ मेरी जॉब लग गई उस ज़माने में, सन 2000 में। सन 2000 में मैं एडिटर था, एडिटिंग करता रहा और सन 2005 तक मैंने फिर 5 साल एडिटिंग, सिर्फ एडिटिंग की। 2005 से फिर मुझे थोड़ा बहुत डायरेक्शन का काम भी मिलने लगा, थोड़ा बहुत। सही। तो मैं फिर साथ साथ एडिटिंग भी करता था और थोड़ी बहुत डायरेक्शन भी करता तो ज़्यादा मज़ा किस में आता था, डायरेक्शन में या एडिटिंग के अंदर? था। मज़ा देखो, अगर आपका शौक होता है ना बेटा, तो फिर आपको हर चीज़ में मज़ा आता है। एडिटिंग हो, चाहे डायरेक्शन हो, चाहे एक्टिंग हो, फिर वो मतलब आप सीख रहे एक आपका एक जो लगन और जुस्तजू से मेरा शौक था। वो एक वो ये ना एक पैशन, जो है आपका पैशन है। इफ़ यू हैव पैशन, आप सब चीज़ें में ना 4 चांद लगा सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। अगर आपका पैशन हो, आपको शौक हो, तो आप अगर उसी फील्ड में काम करेंगे तो यकीनन आप एक्सेल करेंगे। तो मतलब यही है कि यहाँ पे जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं और जितने भी अलमनाइज तो खैर पढ़ के गुजर चुके हैं और अपनी अपनी जगह पे अपनी अपनी फील्ड्स के अंदर मौजूद हैं आज। हाँ, आपको काम वही करना चाहिए जिसका आपको शौक हो। अगर आप चाहते हैं कि एक्सेल करें, तो आपको अगर आपको बिज़नेस करने का शौक है तो बिज़नेस ही कीजिए, फिर नौकरी में आप एक्सेल नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपको किसी ऐसी फील्ड का शौक है जैसे ड्रामा है, एक्टिंग है, तो फिर ये भी एक बड़ा लोगों को समझना चाहिए कि अगर आपको एक्टर बनना है और आप पढ़ रहे होते हैं बीकॉम, ऐसा ही बीकॉम करके आते हैं, जी मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ। अरे भाई, आपको थिएटर करना चाहिए, आपको नापा में एडमिशन लेना चाहिए। यही मेरा पॉइंट कि वही काउंसलिंग और गाइडेंस कि बच्चे को एक्टिंग करनी है लेकिन वो माँ बाप के डर से बीकॉम कर रहा है या बीबीए कर रहा है। ये देखो, एक फ्री बेस एजुकेशन तो बहरहाल हर एक को हासिल करनी चाहिए ना आप, लेकिन वो फ्री बेस एजुकेशन मतलब मैट्रिक तक तो आपको सबको एक जैसी तालीम देनी, बेसिक एजुकेशन जिसको हम कहते हैं। फिर अपनी अपनी फील्ड चुन के, अगर आपको साइंस में इंटरेस्ट है तो साइंस में चले जाएँ, आर्ट्स में इंटरेस्ट है तो आर्ट्स में चले जाएँ, मेडिकल में इंटरेस्ट है मेडिकल में चले जाएँ। ये आपको फ्री बेस एजुकेशन सबको बराबर होनी चाहिए जो होती है। बिल्कुल। और उसके बाद फिर अपनी फील्ड आप चुनते हैं। तो वो जब फील्ड चुनते हैं, जब आपके पास से बच्चा निकल के जाता है मैट्रिक करके या ओ लेवल्स करके, वहाँ पे फिर स्कूल की जिम्मेदारी होती है कि वो सही बच्चे को सही जगह पे डायरेक्ट करे। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है आजकल पाकिस्तान के अंदर, ब्रेन ड्रेन हो रहा है। बहुत ज़्यादा ब्रेन ड्रेन, सारी यूथ जितनी भी हमारी है, सारा हमारा जितना भी इंटेलेक्चुअल है वो बाहर जा रहा है। तो इस पे क्या आप कमेंट करना चाहेंगे कि हमारा इतना ब्रेन ड्रेन जो हो रहा है? फैज़ अहमद फैज़ को जानते हैं? जी 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 बिल्कुल। फैज़ अहमद फैज़ की एक नज़म है, उसके कुछ शेर में सुनाता हूँ, नज़म तो लंबी है। जब दुख की नदियाँ में हमने जीवन की नाव डाली थी, था कितना कसबल बाहों में और लहू में कितनी लाली थी। यूँ लगता था 2 हाथ लगे और नाव पूरम पार लगी। ऐसा ना हुआ, हर धारे में कुछ अनदेखी मंझधारें थीं, कुछ मांझी थे नादान बहुत, कुछ बेपरखी पतवारें थीं। ज़बरदस्त। अब जितना चाहो छान करो, अब जिस पर चाहो दोष झरो। नदियाँ तो वही है, नाव वही, अब तुम ही कहो क्या करना है, अब कैसे पार उतरना है। वाह, क्या बात है भाई, नदियाँ तो वही है और नाव वही है। मुल्क यही है, बिल्कुल यहीं पे आपको रहना है, जो भी हालात है। कैसे पार उतरना है ये आपको सोचना है। ऐसा ही है। ये अब हम अगर सोचते हैं कि हमारे लीडर सोचेंगे तो बड़ा मुश्किल है। किसी को हम बदल नहीं सकते, हम खुद अपने आप को बदल सकते हैं। चेंज हमारे खुद अपने अंदर से ही आएगा। जो मैं अगर नासरा स्कूल के बच्चों से मुखातिब हूँ, तो आपका स्कूल है और आपको इस स्कूल ने जो कुछ दिया है, आपका भी फ़र्ज़ है कि आप पलट के आएँ और कुछ ना कुछ स्कूल को दें। बेसिकली एक नगमा भी है कि नासरा के तलवा हैं और नासरा हमारा है। नासरा हमारा, बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसे ही है। आप जिस स्कूल में भी हो, मतलब सिर्फ नासरा नहीं, आप जिस स्कूल में भी हो, आपने जिस स्कूल से पढ़ा है उसका आपके ऊपर एक हक होता है। बिल्कुल ऐसा तो आपको वो हक ज़रूर निभाना चाहिए, हक अदा करना चाहिए। हक अदा करने से एक्चुअली आपको अपने हुकूक मिलते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। सर, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतना अपने मसरूफ़ वक्त से टाइम निकाला हमारे लिए और इतनी ज़बरदस्त हेल्दी कन्वर्सेशन हुई हमारी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग एंड जॉइनिंग अस, एंड
इसी के साथ हम अपनी फर्स्ट पॉडकास्ट को एंड करेंगे। तो एजाज़ अली मोहसिन साइनिंग ऑफ, और इस नारे के साथ कि पाकिस्तान जिंदाबाद एंड नासरा स्कूल पाइंदाबाद।